कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सहकारी संघवाद है। तो सहकारी संघवाद के अनेक मंच है। तो अंतर्राज्यीय परिषद है, जोनल काउंसिल है, तो संघ राज्य के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। और दोस्तों फिर याद दिला दें, पूर्वोत्तर परिषद के काम बिल्कुल ही जोनल काउंसिल जैसे हैं। दोनों संसदीय विषय बनी हुई है, इसलिए सामाजिक आर्थिक नियोजन पूर्वोत्तर परिषद काम है। और आप देखो पूर्वोत्तर परिषद की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि दोस्तों 1963 में नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ। पूर्वोत्तर राज्यों में हमने अनेक छोटे छोटे राज्य बना दिए। अब देखो पूर्वोत्तर राज्यों में अगर 7 राज्यों को मिला दिया जाए तो उनकी पूरी जनसंख्या 4 करोड़ आती है। अकेले असम की जनसंख्या वो 2.5 करोड़ है, बाकी 6 राज्य सब छोटे छोटे राज्य हैं। इसलिए अब देखो पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादातर राज्यों में विधानसभा की सीट 60 महज है, केवल 60। तो आप समझ सकते हो कि पूर्वोत्तर राज्य आकार में बड़ी छोटे हैं। तो कई बार आकार में छोटा होना एक समस्या होती है, क्योंकि अब पूर्वोत्तर राज्य तो नए बन गए, लेकिन सामाजिक आर्थिक विकास, परिवहन, कई बार छोटे छोटे राज्यों से परिवहन की समस्या और उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि अब मणिपुर से मेघालय जाएंगे, असम से अरुणाचल जाएंगे, तो आपको दूसरे भी राज्य की परमिशन लेनी पड़ेगी हाईवे बनाने के लिए, रेल लाइन बिछाने के लिए। एक राज्य के अंदर ये समस्याएं नहीं आती। इसलिए हमारे यहाँ पूर्वोत्तर परिषद काम है कि बाकायदा पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय को सलाह दे कि कैसे पूरे पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास को आगे बढ़ावा दिया जाए। और आपको मैं याद दिला दें दोस्तों, पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय इस मामले में नायाब है। पूरे भारत में कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जो एक क्षेत्र विशेष के लिए काम करता हो। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? तो देखो दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, पूरे भारत की शिक्षा का दायित्व, पूरे भारत के स्वास्थ्य का दायित्व रखता है। ऐसा थोड़ी किसी क्षेत्र विशेष के स्वास्थ्य का मतलब है। लेकिन पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास किया जाए। और इसलिए हमारे जितने मंत्रालय हैं वो सब अपने, यानी शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सब अपने अपने मंत्रालयों के 10% खर्च को दे देते हैं पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय। और इसलिए पूर्वोत्तर परिषद का मूल काम है पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय को सलाह देना, और जोनल काउंसिल जैसे सामाजिक आर्थिक विकास, परिवहन, फ्लड मैनेजमेंट, बाढ़ को नियंत्रित करना, ये पूर्वोत्तर परिषदों के बड़े महत्वपूर्ण काम माने गए हैं। ये पूर्वोत्तर परिषद का महत्वपूर्ण कार्य स्वीकार किया गया है। तो अब आप देखोगे इस तरीके से पूर्वोत्तर परिषद का महत्व बढ़ा। और आपको हमने बताया था जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल काम और काउंसिल से अलग है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का मूल काम क्या है? आप जानते हो कि जीएसटी की दर कितनी होगी, दूध पर जीएसटी होगी या नहीं होगी। जीएसटी की मतलब दर का मतलब है कि 8% रखा जाए, 6% रखा जाए, ये सब निर्धारण करती है जीएसटी काउंसिल। अब किन चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए? तो क्या शराब को जीएसटी के दायरे में लाया जाए न लाया जाए, ये कौन निर्धारित करेगा? ये बाकायदा ये जीएसटी काउंसिल निर्धारित करेगी। तो उसके लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लाया जाए न लाया जाए, ये कौन तय करेगी? जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल का मतलब होता है, क्योंकि भारत में, और बड़ी बात देखने की है कि दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 301 में ये लिखा गया है कि पूरे भारत में व्यापार और वाणिज्य आबाद होगा। पूरे भारतीय क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य आबाद होगा। यानी खास बात है कि भारतीय संविधान निर्माता ऐसा ये समझ गए थे कि पूरे भारत में व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना पड़ सकता है। अब उसमें सीमाएं बाधा नहीं बनेंगी। अभी उत्तर प्रदेश नहीं कहेगा कि अब संविधान निर्माता हमारे बड़ी दूरदर्शी थे। और आज दोस्तों दुनिया कैसी भूमंडलीकरण की, भूमंडलीकरण का मतलब जरा सोच के देखो। एक रिपोर्ट आ गई, उससे अदानी के शेयर कितने गिर गए। ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है। और आज की डेट में पूरी दुनिया में भारतीय कंपनियां विदेशों में जा रही हैं, विदेशी कंपनियां भारत में निवेश के लिए आ रही हैं। यानी सच मानो राष्ट्र राज्य ऐसे बनते जा रहे हैं जैसे हमारे गांव। तो गांव में खास बात क्या है?
गांव में किसी को बुलाने के लिए किसी टेलीफोन की आवश्यकता नहीं, तेज से आप चिल्लाओ, उस व्यक्ति का नाम लेकर अपने आप चलाएगा। यानी आज की डेट में दुनिया भी गांव के रूप में होती जा रही है। क्यों? मोबाइल आपके पास है, जिससे मर्जी उसे संपर्क कर लो। टेलीविजन है, पूरी दुनिया की न्यूज देख लो। यूक्रेन में वॉर चल रहा है और दिखाई दे रहा है हमारे ड्राइंग रूम में। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया इतनी कनेक्टेड है, दुनिया बिल्कुल गांव के रूप में आ गई है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माता जानते थे कम से कम भारत के राज्यों में तो हम सहयोग कर लें, और जो पूरी दुनिया गांव के रूप में आ गई। दोस्तों, आजकल हमारी दोस्ती फेस टू फेस हो ना हो, फेसबुक पे जरूर हो जाती है। ये नया आइडिया है आजकल। दोस्तों, पुराने जमाने में ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आजकल शादी.com है। तो शादी.com से क्या है, पहले जमाने में लोग जाते थे शादी उदी के लिए तो भैंस गाय देखने के बहाने जाते थे, लड़की देख के चले आते थे। आजकल शादी.com है। इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया में कितना बड़ा चेंज हुआ। तो सवाल है कि जब दुनिया में इतना बड़ा चेंज हो गया तो पूरे भारत में जीएसटी लगाने के लिए क्यों आपस में सहमत न कीजिए। अरे पूरे भारत में भी जीएसटी लगाने के लिए जीएसटी काउंसिल बनी, तो अब जीएसटी काउंसिल में स्वाभाविक रूप में संघ राज्य दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तभी तो मिलकर तय करेंगे। लेकिन दोस्तों, सहकारी संघवाद का मतलब है दोनों पार्टनर इक्वल रहें। तो जीएसटी काउंसिल का मूल काम क्या है? वह टैक्स की मात्रा में जीएसटी की रेट कितनी हो, अलग अलग वस्तुओं पर जीएसटी की दर एक हो या अलग अलग हो, किन वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से छूट दिया जाए, सब जीएसटी काउंसिल तय करेगी। लेकिन सवाल है जीएसटी परिषद में संघ और राज्य का पलड़ा बराबर रहे। संघ और राज्य कोई भी एक दूसरे को प्रभावित न कर पाए। यही तो सहकारिता, यही तो संघवाद का मूल अभिप्राय है दोस्तों। और इसलिए बार बार हम संघ राज्य को बराबर में लिखते हैं, इससे ममता दीदी नाराज ना हो। मतलब ममता दीदी देख लेंगे हमने राज्य को नीचे लिख दिया, हमारे पर दौड़ पड़ेंगे, उनका कैसे राज्य को नीचे लिख दिया। तो संघ राज्य बराबर है, इसलिए डिसीजन मेकिंग में भी तो बराबर का मामला होना चाहिए। इसे देखो, जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो उसमें फिर संघ को वोट दिया गया है, यानी हमारे यहाँ संघ सरकार का वित्त मंत्री वोट दे देगा, तो आप समझ लो 33% वोट एक का होगा। और राज्य को वोट दिया गया है, कुल मिला के 28 राज्यों को दिया गया है 67% वोट, यानी 2/3 वोटिंग राइट किसके पास है? राज्यों के पास। यह आर्टिकल 279A में लिखा गया है दोस्तों, कितनी बड़ी बात रखी गई है। इसका मतलब ये हो गया, और पूरा निर्णय जीएसटी काउंसिल कोई भी निर्णय होगा तो उसके लिए हमें मत चाहिए। जीएसटी काउंसिल का निर्णय होगा 3/4 मत से। ये आर्टिकल 2791 में लिखे, सारी बात मैं 279A की कर रहा हूँ, अपने आप में बड़ी खास बात है। पहली बार हमारे संविधान में 3/4 बहुमत जैसी कोई बात आई। हमारे संविधान में 3/4 बहुमत की बात नहीं है। जीएसटी काउंसिल में पहली बार 3/4 बहुमत की बात आ रही है। और इसका मतलब देखो दोस्तों, कहाँ कहाँ सहयोग जरूरी है। पार्टनर के साथ सहयोग क्यों जरूरी होता है? अब आप सोचोगे बिना पार्टनर के सहयोग किए ही अब आप नोट्स बनाए जा रहे हो, पार्टनर को नहीं दिखा रहे हो। अरे आप पॉलिटिकल नोट्स बना लो, पार्टनर से ज्योग्राफी का ले लो, आप हिस्ट्री का ले लो, पार्टनर से ज्योग्राफी का ले लो। इसीलिए दोनों लोग आपस में मिलके एग्जाम पास कर सकते हो। तो आपको बताया दोस्तों, संघ और राज्य दोनों की डिसीजन मेकिंग शक्ति, संघ को दिया गया 1/3 वोट, राज्य को दिया गया 2/3 वोट। इसका मतलब है, और कुल मत होगा 3/4 से। तो अगर दीदी सबको इकट्ठा कर ले, सारे राज्यों को, तेलंगाना को, नवीन बाबू को, नवीन पटनायक को, तो भी डिसीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि संघ के पास वोट है। इसे कहते हैं भारित मत। याद रखो दोस्तों, भारित मत का मतलब एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा वोट हो जाए। वैसे सामान्यतः एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत चलता है, लेकिन यहाँ भारित मत इसलिए अपनाया गया, अगर एक व्यक्ति एक मत का विचार आता फिर तो 28 राज्य है और एक संघ सरकार है, तो राज्य तो निर्मला जी को दबा देते। निर्मला सीतारमन का डिसीजन हो ही नहीं पाता, इसलिए बराबरी रखा गया। भाई कहा गया कि साथ साथ चलना है, पावर शेयर करना है। न संघ राज्य के नीचे होगा, न राज्य संघ के नीचे होंगे। फिर भी कहा जाता है कि हमारे, आप कहेंगे नाना सर तो बताओ, संघ को थोड़ा शक्ति तो ज्यादा दी गई है। ज्यादा दी गई है, फिर भी समकक्षता की बात है, इसलिए दोनों मिलेंगे तभी निर्णय होगा। 3/4 निर्णय होगा, क्योंकि 2/3 से हो नहीं सकता, 1/3 से संभव नहीं है। निर्णय होगा, कोई मत पारित होगा 3/4 से। और हकीकत की वैसे बात है कि
कि मतदान होता नहीं, सामान्यतः आम सहमति बना ली जाती है, आम सहमति बना ली जाती है। लेकिन अभी जो विपक्षी राज्य हैं उनको थोड़ी आपत्ति है कि भाई जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन होता है उसमें थोड़ी हमारी कंडीशन बदली है। आप कहेंगे सर कौन सी कंडीशन पर, भाई 2/3 वोट उनके पास है, बिना उनके कहे कोई डिसीजन होगा नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रखने के बच्चों, अभी इस 2/3 में बहुत सारे राज्य बीजेपी के राज्य हैं। अब जरा सोच के देख लो, जिन राज्यों पर बीजेपी पार्टी का प्रभाव है वहां तो वो राज्य का मुख्यमंत्री पहले अपने दल के प्रति प्रतिबद्धता रखेगा। इसीलिए कई बार गैर कांग्रेसी राज्य कहते हैं कि भाई देखो, अगर जीएसटी काउंसिल के मंच पर कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए एक पृथक विवाद निवारण तंत्र होना चाहिए। झगड़े के समाधान का तरीका, बड़ा विशुद्ध नाम है तो, वाद विवाद निवारण तंत्र। निवारण मतलब हटाना, तंत्र मतलब व्यवस्था, विवाद का मतलब झगड़े। तो झगड़े निवारण का कोई नया तंत्र होना चाहिए। इसलिए अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो जनवरी 2023 में हुई, फरवरी में हुई, उसमें विपक्षी राज्यों ने कहा कि भाई देखो, क्योंकि हमारे यहाँ 279 में है भी कि जीएसटी काउंसिल के निर्णय को हल करने के लिए कहीं विवाद हो जाए, एक स्वतंत्र विवाद निवारण की व्यवस्था होनी चाहिए, एक स्वतंत्र विवाद निवारण तंत्र होना चाहिए। अब स्वतंत्र का मतलब है अब उसमें न्यायाधीश हो जाए। जैसे आप देखो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र विवाद को निर्धारण करने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय न संघ का है न राज्य का है, इससे संविधान से मामला हल होगा। तो ये कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल के बारे में भी ऐसे होने चाहिए। तो अब जीएसटी काउंसिल में जिन मुद्दों पर मतभेद आ जाए, विवाद आ जाए, तो हल किया जाए विवाद निवारण तंत्र के द्वारा। क्योंकि जीएसटी काउंसिल में फिलहाल संघ सरकार का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि राज्य के ज्यादा मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। तो लोगों का भाई संघ विवाद निवारण तंत्र बना दिया जाए, उसमें न्यायाधीश रख दिए जाए और संघ राज्य के बीच जो झगड़े होते हैं वो हल कर दिया जाए। तो ये प्रस्ताव दिया गया है और 279A में है भी कि बाकायदा ऐसे विवाद निवारण तंत्र का निर्माण किया जा सकता है। 279A में ये भी है कि अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है तो अगर 28 राज्य हैं और एक संघ का रिप्रेजेंटेशन है और व्यवहारिक रूप में केंद्र शासित क्षेत्रों को बुला लिया जाता है, इधर 279 में लिखा नहीं है। इसका मतलब है कम से कम आधे लोग तो होने चाहिए। कोरम आप जानते हैं, न्यूनतम संख्या जिससे किसी बैठक को आरंभ किया जा सके। कोरम हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। तो गणपूर्ति कितना है? आधा, यानी कुल सदस्यों की आधी संख्या गणपूर्ति है। यह आर्टिकल 279A में लिखा गया है। और दोस्तों, किस तरीके से जीएसटी काउंसिल अगर प्रभावशाली काम कर रही है तो निश्चित तौर पर संघ राज्य के बीच सहयोग हो रहा है। यही तो सहकारिता है, यही तो सहकारिता है दोस्तों। इसलिए सबका साथ सबका विकास, यही शासन का सिद्धांत है, यही शासन का सिद्धांत है। ये जीएसटी काउंसिल हो गई। इतने सहकारिता के मंच देखे आपने, ये हमारे संविधान निर्माताओं का बड़ी विशेषता है कि उन्होंने पहले कह दिया कि भैया संघ का बंटवारा रहेगा लेकिन यहाँ पर सहयोग भी चलेगा। अब आप देखो दोस्तों, अंतिम मूल्यांकन हम करें कि अब हमने क्या सीखा संघीय व्यवस्था में, यानी भारत की संघीय व्यवस्था में जो विशेषता हमने देखी, तीन विशेषता भी देखी। अब तीनों को देखो जरा एक साथ मिला दें तो भारत की संघीय विशेषता जो अभी तक हमने देखी उसमें क्या है? पहला, शक्ति का विभाजन, शक्ति का बंटवारा होगा, विभाजन होगा, साझेदारी होगी। भाई यही तो संघवाद का मूल अभिप्राय है, साझेदारी, सातवीं सूची से विभाजन। भाई साझेदारी का मतलब है दोस्तों, ममता दीदी और मोदी जी पार्टनर ही तो हैं। मोदी जी और नवीन पटनायक पार्टनर ही तो हैं। तो पार्टनर हो गए तो पावर शेयर करना पड़ेगा। ये नवीन पटनायक मोदी के अधीन नहीं है, वो पार्टनर है। और पार्टनर का मतलब पार्टनरशिप में जूनियरिटी नहीं चलती दोस्तों, ये नहीं जूनियर सीनियर, फिर तो पार्टनरशिप चलेगी ही नहीं। मैंने पहले बता रखा है। इसे कई बार पार्टनर क्यों नहीं चलती? क्योंकि जो सीनियर पार्टनर होता है वो जूनियर को डांटता रहेगा, पढ़ नहीं रहा है, यहाँ चला गया, ऐसा काम कर रहा है। तो दोस्तों याद रखो, पार्टनर टूटेगी, पार्टनरशिप टूटेगी। इसलिए शादी विवाह के बाद आजकल युवाओं की पार्टनरशिप ज्यादा टूट रही है, क्योंकि दूसरे का पक्ष हम सुन ही नहीं रहे, हमको लगता है हमारे पक्ष सही है। तो संघी परिवार भी संघी बना लो दोस्तों, परिवार में कभी लफड़ा नहीं आएगा। और परिवार को जब एकात्मक बनाने का प्रयास करोगे और सोचोगे कि नहीं जो पति महोदय ने कह दिया वही चलेगा,
या जो पत्नी ने कह दिया वही चलेगा, फिर तो परिवार गड़बड़ाएगा मामला। तो पहला शक्ति विभाजन होगा, दूसरी बात शक्ति विभाजन, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, फिर सहयोग भी होगा। तो संवैधानिक रूप में शक्ति का विभाजन होगा, प्रशासनिक वित्तीय मामले में सहयोग भी होगा। तो सहयोग और विभाजन एक साथ चल सकता है। लेकिन दोस्तों खास तौर पर 1991 के बाद एक तरफ सहयोग है, दूसरी तरफ शक्ति का विभाजन है, जो 7वीं अनुसूची से है, संविधान से है। सातवीं सूची से संविधान से है। लेकिन यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ 1991 के बाद आप जानते हो उदारीकरण की अर्थव्यवस्था भी, और उदारीकरण की अर्थव्यवस्था का मतलब है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। दोस्तों एक राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, इसका मतलब है जब अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होगा तो हो सकता है कि राज्य किसी विदेशी कंपनी को आपके घर ना आने दे, लेकिन जब अर्थव्यवस्था पर बाजार का नियंत्रण हो जाएगा तो कहेगा भैया, राज्य कहेगा कि जो भी सस्ती कीमत पर चीजें उत्पादन कर सकता हो उसी के हम सामान ले लेंगे। हम इस बात से मतलब नहीं कि राज्य बना रहा है या कौन और बना रहा है। इसलिए उदारीकरण के जमाने में चीजें बदल गई। एक जमाना था 90 के पहले, आप देखोगे संघ सरकार पिछड़े क्षेत्रों में जाकर उद्योग लगाता था, जबकि उद्योग लगाने के लिए परिस्थितियां होनी चाहिए, वहां भूभाग होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए, रेल लाइन होनी चाहिए, तभी तो दोस्तों उद्योग लगेगा। इसलिए आजकल आप देखोगे संघ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, रेल, मालगाड़ी की अलग लाइन बनाई जा रही है। रेल पर सरकार खूब काम कर रही है, क्योंकि हर क्षेत्र को कनेक्ट कर देना, तभी तो वहां निवेशक जाएगा। क्योंकि आज की डेट में सरकार का काम व्यापार चलाना कम है। सरकार ने कही भाई हमारा काम सामाजिक न्याय का है, बाकी सब लोग चला लीजिए। इसलिए एयर इंडिया को सरकार ने कहा टाटा जी आप एयर इंडिया चलाओ। अब सरकार एयर इंडिया चलाकर क्या करेगी? तो अब देखो दोस्तों उदारीकरण का जमाना आ गया। अब जरा सोच के देखो, अब उदारीकरण के जमाना में संघ राज्य के बीच, राज्य राज्य के बीच प्रतिस्पर्धा भी हो रही है। यानी अब भारत के संघीय व्यवस्था में एक नया फीचर है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। और प्रतिस्पर्धा कहाँ? देखो प्रतिस्पर्धा कहाँ हो रही है? महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। इसलिए दोस्तों गुजरात ने अमिताभ बच्चन को लगा दिया अपना प्रचार करवाने। एक बार तो देखो गुजरात, अभी खास बात है सरकारें भी प्रचार करवाती हैं, एक नया ट्रेंड है। प्रचार तो वो करवाता है जिसको प्रॉफिट लेना है, प्रचार तो वो करवा रहा है जिसको अपना विस्तार करना है। सरकार तो सामाजिक न्याय करने की संस्था है। लेकिन दोस्तों ये उदारीकरण का फर्क है। उदारीकरण का मतलब है कि अब अर्थव्यवस्था का संचालन बाजार करेगा। उदारीकरण का दूसरा मतलब है कि अब अर्थव्यवस्था का संचालन निजी लोग करेंगे, टाटा करेंगे, बिरला करेंगे, अडानी अंबानी। इसलिए उदारीकरण में राज्य का नियंत्रण जब अर्थव्यवस्था से नहीं होगा, निजी लोगों का नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। इसलिए उदारीकरण को निजीकरण भी कहते हैं। अब जब उदारीकरण की अर्थव्यवस्था हो जाएगी दोस्तों, देखो निजीकरण में कंपटीशन खूब होता है, क्योंकि वोडाफोन, एयरटेल कंपटीशन है। क्योंकि हर दिन आप खतरा है कि अगला प्रतिस्पर्धी कोई नया मार्केट में सामान लेकर आ जाएगा। कार कंपनियों के बीच आप देख रहे हो प्रतिस्पर्धा चलती है। तो जैसे कार कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा चलती है, जैसे टेलीफोन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा चलती है, वैसे अब राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है। महाराष्ट्र कह रहा है भाई एक बार महाराष्ट्र घूमो, गुजरात में कहा गया एक बार तो घूमो गुजरात। इसका मतलब प्रतिस्पर्धा कहाँ? महाराष्ट्र गुजरात के बीच में। और प्रतिस्पर्धा कहाँ? उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में। उत्तराखंड हिमाचल के बीच में, अब राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है। किस बात को लेकर? निवेश को लेकर, कि निजी निवेशक कहां पर अपना निवेश करे। इसलिए अब जो राज्य का मुख्यमंत्री ज्यादा सुविधा देगा वहां निवेशक पहले आएगा। इसलिए अभी योगी जी इन्वेस्टर समिट लेकर आए थे। अब सवाल है कि इन्वेस्टर समिट ने, योगी कह रहे हैं हम यूपी में फिल्म सिटी का निर्माण करेंगे, और महाराष्ट्र से अब हम फिल्म सिटी यूपी में बनाएंगे। यही तो कंपटीशन है, क्योंकि मामला फिल्म सिटी बनाने का नहीं है। जहां ज्यादा निवेश होगा वहां राजस्व आएगा, जहां ज्यादा निवेश होगा वहां राज्य की माली हालत ठीक होगी। अब जहां राज्य की माली हालत ठीक होगी वहीं तो दोस्तों फिर पैसा मिलेगा, सरकार सामाजिक न्याय करेगी, पैसे बांटेगी।
कोई सरकार तो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले तभी उसकी योजनाएं पूरी होंगी। इसलिए कहाँ पे अब प्रतिस्पर्धा हो रही है? निवेश को लेकर। प्रतिस्पर्धा कहाँ? पर्यटन को लेकर। क्योंकि जैसे जब कश्मीर में ज्यादा पर्यटक जाएंगे तो हिमाचल का हिस्सा तो कम होगा। और दोस्तों ये प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, भारत के हर क्षेत्र का विकास हो, ये तो एक हेल्दी कंपटीशन है। इसीलिए आज के इस दौर में अब राज्यों के बीच कहाँ प्रतिस्पर्धा हो रही है? भाई दिल्ली कह रहा है कि हम शिक्षा का क्षेत्र में हम अच्छा काम कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा केवल निवेश को लेकर नहीं, आधारभूत संरचना के विकास को लेकर, सड़क के निर्माण को लेकर, और फिर उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। इसलिए आप देखोगे कि नीति आयोग अब तो बाकायदा इंडेक्स बनाता है। इस प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ा रहा है नीति आयोग। नीति आयोग जो कि सहयोग भी बढ़ाता है, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ाता है। तो अब एक नया संस्था आ गई नीति आयोग, और नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाना शुरू कर दी। अब नीति आयोग रैंकिंग बनाती है। जैसे आप देखो जब हम टेस्ट देते हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो टेस्ट में रैंक आती है, तो भाई जो रैंक जिसकी पहली आई इसका मतलब उसको हमने रिकॉग्नाइज किया, सब लोगों ने इसको समझा। और रैंकिंग से दोस्तों अच्छा होता है अगले आदमी के कंपटीशन होगा, उसको हम पीछे करें। इसीलिए तीनों टेंडेंसी साथ चल सकती है। तो अब तो ये होता है कि भाई शिक्षा देने में कौन सा राज्य अव्वल आया, स्वास्थ्य की सुविधा किस राज्य में सबसे अच्छी है, सड़कें कहाँ ज्यादा बन रही हैं, कहाँ पे डूइंग इज अ बिजनेस है। इसका मतलब है कि बिजनेसमैन कोई आए तो उसके प्रक्रियात्मक जाल मत बनो। और कहा भी जाता है कि सिंगापुर में कोई बिजनेसमैन आता है 24 घंटे के भीतर उसके बिजनेस को परमिशन दे देते हैं। इसलिए आप देखेंगे ये है डूइंग इज अ बिजनेस। इन दोस्तों आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हमारे तो नारायण मूर्ति ने लिखा, पहले हाल ये था कि जब भारत में उदारीकरण नहीं था तो राज्य का ऐसा लाइसेंस कोटा सब सिस्टम था कि पता चला कि आदमी निवेश करने के बजाय प्रक्रिया में ही उलझ गया। निवेश तो कर नहीं पाया और प्रक्रिया में उलझ कर रह गया। इसीलिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई। तो फिर आज की डेट में आप देखोगे यानी परिणाम का महत्व ज्यादा है दोस्तों, तैयारी करने का महत्व नहीं है, एग्जाम पास करने का महत्व है। और पता चला कि हमने किताबें खरीदनी शुरू कर दी, हमने को नोट्स ही बनाना शुरू कर दिया। नोट्स बनाना किताब करे प्रक्रिया है, प्रक्रिया, और अल्टीमेट पर्पज क्या है? परिणाम। इसलिए देखो आईएएस मेंस में सवाल पूछा भी गया था, क्या भारत के संघ में शक्ति का विभाजन, सहयोग और प्रतिस्पर्धा तीनों चल रहे हैं? तो सच बात है, भारत के संघीय व्यवस्था में तीनों एलिमेंट चल रहे हैं। इससे हमारे संघीय व्यवस्था के कैरेक्टर को कुछ समझने में सहायता मिल जाती है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ शक्तिशाली संघ है, इससे यह समझा जाए कि हमारे संघ है ही नहीं है। और यही नहीं, न्यायालय ने भी निर्णय में कहा है कि भाई देखो संघ सर्वोच्च है। इसका मतलब है संघ के पास शक्तियां ज्यादा है, लेकिन ये नहीं है कि राज्य महत्वहीन है, राज्य उनके अधीन है। राज्य उनके अधीन नहीं है, राज्य भी समकक्ष है। तो कई बार संघ बड़े भाई तरह जाता है। अच्छा, कई बार बड़ा भाई तो हमें घर में पैसा वैसा देता है, अब ये कहो कि नहीं बड़े भाई से पैसा लेना हमारी स्वायत्ता का उल्लंघन है, हम नहीं लेंगे, ऐसा भी कहना ठीक नहीं है। अरे भाई बड़े भाई से पैसा ले लो और आगे बढ़ जाओ। अब जरा आगे देखें, अब भारतीय संघ कुछ अगली विशेषता हम देखना चाहेंगे। यहाँ तक तो मामला बन गया, क्योंकि दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका से तुलना करना, कनाडा से तुलना करना पर्याप्त नहीं है। भारत के संघ की तो नायाब विशेषता है, और इसी नायब विशेषता का नाम है, अब अगला हेडिंग हम लिखेंगे कि विषम संघवाद या निर्जातीय संघवाद, ए सिमेट्रिक फेडरलिज्म। विषम संघवाद या निर्जातीय संघवाद, ए सिमेट्रिक फेडरलिज्म या एथनिक, ये भी हमारे संघवाद की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब दोस्तों ने विषम की बात कहते हैं, एक होता सम। हमारे यहाँ अब यकीन मानो संघ और 28 राज्यों के बीच का संबंध एक जैसा नहीं है। इसका मतलब है अमेरिका में, अमेरिका का संघवाद कैसा है? सम। अमेरिका का संघवाद विषम नहीं है, संघ सम है। सम का मतलब होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है, जैसे सिमेट्रिक का मतलब होता है जैसे कि एक ही आकार के हम तमाम घर बना ले, सिमेट्रिक। आजकल तो आप देखते हो दोस्तों, आजकल नया फैशन आ गया। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है?
एक शादी ब्याह मुझे आमंत्रित किया गया, उसमें कहा गया कि भैया ऐसा है, सब लोग मेहंदी के दिन हरे कपड़े पहन कर आएंगे, उसके बाद फिर हल्दी के दिन पीले कपड़े पहन कर आएंगे। हमने कहा यार ये कौन सी बात है, समता क्यों लागू कर रहे हो? अरे किसी और कोई मन है पहन के आने दो। ये क्या है? समसंगवाद, एक ही कपड़ा पहन कर आना। इसका मतलब है अमेरिका में 50 राज्यों का संबंध संघ के साथ एक ही है, यानी संघ के साथ 50 राज्य एक संबंध में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, यानी एक ही कपड़ा पहन के, यानी तो मतलब सिमेट्रिक। और अब देखो स्कूल में जब बच्चे ड्रेस पहन के जाते हैं, एक ही जैसा ड्रेस, समझ जाएंगे स्कूल के बच्चे, सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब है स्कूल के जितने बच्चे हैं उतने अलग अलग कपड़े पहन कर आए, ये सिमेट्रिक है। इसलिए भारत में नागालैंड ज्यादा स्वायत्त है यूपी की तुलना में। संघ का नागालैंड से संबंध अलग है, यूपी से अलग है। इसका मतलब है नागालैंड को थोड़े अधिकार ज्यादा मिल गए। बड़ी दिलचस्प बात है ये। इसलिए दोस्तों हमारा संघवाद बड़ा नायाब किस्म का है। आप कहोगे क्या मतलब ऐसे ऐसे भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। और निर्जाति का मतलब क्या है? दोस्तों देखो, भारतीय संविधान बड़ा आधुनिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने अमेरिका से, ब्रिटेन से संविधान की व्यवस्था ली, और अमेरिका ब्रिटेन में तो आप समझ लो कि वहां पे तो मॉडर्न सिस्टम है, यानी शहर है, आधुनिक है, लोग पढ़ लिख गए। अरे दोस्तों हमारे यहाँ तो आज भी समाज बड़ा परंपरागत है, और इसी परंपरागत समाज का मतलब है आज भी जाति धर्म भाषा का बड़ा महत्व है। तो संघवाद के निर्माण में जब जाति धर्म भाषा का मुद्दा आ जाए तब इसे कहते हैं इंद्रिय जाति। यानी याद रखो बच्चों, हमारी दो पहचान है। जब कहते हो कि मैं नागरिक हूं और मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पास आधार है, तो यह पहचान बता रहे हो कि मेरी पहचान कैसी है, एक नागरिक की। लेकिन जब कहते हो कि मेरी भाषा ये है, कई बार लोग कहते हैं तमिलियन, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ी, ये हमारी निर्जातीय पहचान है, भाषा के आधार पहचान। जबकि हमें तो नागरिक के आधार पहचान बनाना चाहिए। और आधुनिक तक तो यही बात है भाई, हम अपनी जाति क्यों बताएं, धर्म क्यों बताएं? हम तो देश के समान नागरिक हैं। इसलिए देखोगे संविधान दोस्तों हमारी कल्पना करता था कि नागरिक पहचान बनावा दिया जाए, लेकिन अब समाज की हकीकत को तो इनकार नहीं कर सकते। और समाज की हकीकत तो ऐसी है दोस्तों कि मैं एक बार किसी घर गया तो उनकी लड़की की शादी उदी करनी थी। देखो इससे भारतीय समाज की हकीकत समझ में आती है, क्योंकि राज्य सरकार समाज में ही तो चलेगी बच्चों। अब उन्होंने मुझसे कहा कि भाई शादी के लिए कोई टीचर को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल जाती है शादी ब्याह का, तो क्या शादी उदी के लिए कोई लड़का बताओ सर। मैंने कहा कोई बात नहीं, बताऊंगा मैं। अब उन्होंने जो आगे बात कही, उन्होंने कहा देखो सर, हमें इस जाति में शादी चाहिए, इस जाति में भी कई जातियां हैं। तब तो जब ये इंडिया की कमाल की विशेषता है, एक ही जाति के लोग, मैंने एक ही जाति में ऊपर नीचे का विभाजन कर रखा है, और उनका भाई इस एक ही जाति के लोग उसी में ऊपर नीचे कर लेते हैं, हम शादी नहीं करते दूसरे से। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो भाई समाज हम कैसे भूल जाएंगे? इसलिए भारत का समाज बड़ा विविधतावादी है, और नागरिक पहचान के अलावा भाषा क्षेत्र की पहचानें चलती रहती है। इसलिए भारतीय संविधान में इन्हीं पहचानों की संरक्षा के लिए फिर हमने कुछ प्रावधान किए। 5वीं अनुसूची, यानी अगर आपको विषम संघवाद देखना है, निर्जातीय संघवाद देखना है, 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल। और इससे भी दिखता है कि हमारे संविधान का संघवाद कितना महत्वपूर्ण भाग है। संघवाद के लिए पहली अनुसूची दी गई है, राज्यों का नाम है। फिर 4थी अनुसूची दी गई है, राज्यों का राज्यसभा में कितनी सीट होगी, 4थी अनुसूची है। उसके बाद 7वीं अनुसूची है, जहां डिवीजन ऑफ पावर की बात है। उसके बाद दोस्तों अब कह लो कि उसके बाद जहां भाषा का मुद्दा है वो संघवाद से जुड़ता है, 8वीं अनुसूची है। अरे उसके बाद तो 11वीं 12वीं अनुसूची पंचायती राज नगर पालिका कहीं न कहीं संघवाद से जुड़ते हैं। तो आप सोचो हमारे संविधान का आधा भाग तो संघीय शासन से ही है। इसे दिखता है संघवाद हमारे संविधान का कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब देखो दोस्तों, अब 5वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है? अनुसूचित क्षेत्र।
शेड्यूल्ड एरियाज। तो अनुसूचित क्षेत्र लिखा गया, शेड्यूल्ड एरिया है। अब शेड्यूल्ड एरिया क्या है? अनुसूचित क्षेत्र का मतलब है जिस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की प्रभावी संख्या विद्यमान हो। जिस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की प्रभावी संख्या विद्यमान हो उसे क्या कहा जाएगा? अनुसूचित क्षेत्र। यही बात ध्यान रखने की है कि जिस क्षेत्र में, यानी जनपद में हो सकती है, राज्य के किसी भूभाग में अनुसूचित जनजातियों की प्रभावी संख्या विद्यमान हो, ज्यादा संख्या विद्यमान हो, उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। लेकिन ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करेगा? राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने में राज्यपाल से परामर्श ले सकता है। ये हमारे यहाँ राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। और आपको यह भी दिलाते हैं, राष्ट्रपति ही कहेगा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र मिला दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। ये सारे निर्णय राष्ट्रपति के हैं। और इसलिए संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर बार बार कहते थे कि भाई हमें संघ सरकार पर ज्यादा भरोसा है, तो संघ सरकार को ज्यादा शक्तियां दोगे, समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा ज्यादा बेहतर रूप में होगी। ये लोग मान के चलते थे। अब दोस्तों, यहाँ तो अनुसूचित क्षेत्र हो गया, तो फिर अनुसूचित क्षेत्र में अगर कोई बदलाव करना है, अनुसूचित क्षेत्र में अगर कोई बदलाव करना है, संविधान के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि इसमें संसद ही सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है। इसलिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं हो सकती। संसद ही सामान्य बहुमत से ऐसा संशोधन करेगी। संसद सामान्य बहुमत से ऐसा संशोधन कर देगी। और सामान्य बहुमत का मतलब है कि सामान्य बहुमत का मतलब है कि संसद में उपस्थित और मत देने वालों का आधे से ज्यादा उपस्थित, कुल संख्या नहीं। और आप जानते हो उपस्थित कितना होना चाहिए? कोरम से ज्यादा। लोकसभा में कोरम कितना है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी 54। तो 54 भी लोग इसमें है, और बस 54 में जो उपस्थित है उनका आधे से ज्यादा। 60 में है 33, 100 में है तो 51। यानी संसद सामान्य संशोधन से इसको परिवर्तन कर देगी। संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे राज्यपाल को विशेष शक्ति दी गई है 5वीं अनुसूची में। राज्यपाल को विशेष शक्ति क्या है? राज्यपाल संसद या विधानसभा द्वारा निर्मित किसी भी विधि को इस क्षेत्र में लागू होने से प्रतिबंधित कर सकती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। यानी संसद द्वारा पारित कोई विधि हो, विधानसभा द्वारा निर्मित कोई विधि हो, इस क्षेत्र में लागू होने से पहले इसे यहाँ पर राज्यपाल से पूछा जाएगा। राज्यपाल को यहाँ एक विशेष शक्ति दी गई है, इसमें राज्यपाल से पूछा जाएगा। और आप जानते हो राज्यपाल से लिए पूछा जाएगा क्योंकि बात ध्यान में रखने की है कि जहां अनुसूचित क्षेत्र है, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, हिमाचल है, यानी इन्हीं राज्य के किसी एक जनपद को, किसी एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। और क्योंकि ये करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, तो आप जानते हो कि इसका मतलब है किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में, चाहे आप हिमाचल देख लो, चाहे छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, जहां जहां अनुसूचित जनजातियों की आबादी है वहां वो बहुमत में नहीं है। इसका मतलब है कि विधानसभा वहां विधि का निर्माण करेगी, और संसद में तो अनुसूचित जनजाति लोग बहुमत में ऐसे भी नहीं है।
राज्यों में नहीं है। तो वही हमारे यहाँ तो कानून बनता है, जिसके पक्ष में ज्यादा विधायक हो कानून बन जाएगा। और दोस्तों देखोगे अनुसूचित जनजातियों की समस्या क्या होती है, आप झारखंड में देखो। झारखंड में देखो अनुसूचित जनजाति मतलब दोस्तों जो हमेशा, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं आदिवासी, वनवासी, भाई यही तो हमारे यहाँ। और आदिवासी के साथ परंपराएं क्या है, जंगल में रहते रहे। लेकिन हमारा कानून बन गया कि जिसके पास जमीन का मालिकाना हक होगा वही जमीन उसकी जमीन है। तो जनजातीय समुदाय का व्यक्ति जहां सदियों से रह रहा था, उसकी जमीन हुई नहीं तो किसी व्यक्ति ने छीन लिया, किसी सरकार ने छीन लिया। ये महसूस किया कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है। इसलिए देखो दोस्तों, हमारे संविधान में कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं वंचित वर्गों के संरक्षण के लिए। और इसलिए हमारे यहाँ 5वीं अनुसूची का निर्माण किया गया कि ऐसे क्षेत्रों को थोड़ा ज्यादा स्वायत्तता दी जाए जहां अनुसूचित जनजातियां हैं। क्योंकि फिर तो विधानसभा अगर कोई विधि बनाएगी तो विधानसभा वो विधि बनाएगी जहां बहुमत विधायक होंगे। बहुमत विधायक हो सकता है अनुसूचित जनजातियों के हित को ध्यान में न रखे। इसलिए प्रावधान किया गया है अनुसूचित जनजातियों के हित के संरक्षण के लिए, बाकायदा उनकी भूमि को बचाने के लिए। इसका मतलब है कि अब 5वीं अनुसूची क्यों बनाई गई कि अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण किया जाए। और आज की डेट में दोस्तों इनको इतना अधिकार आ गया, संसद ने 2008 में कानून बना दिया है फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। क्योंकि संसद कोई कानून अगर ऐसे बना देगी, अब मान लीजिए संसद ने कानून बना दिया कि भाई राज्य या संसद जब चाहे तब किसी जमीन को ले लेगी, जनजातियों की जमीन को भी ले लेगी। ऐसा नहीं हो सकता। राज्यपाल उसको अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने से रोक सकता है। एक एग्जाम्पल आपको बताया दोस्तों, अभी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। अब महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक जनजातीय आबादी आ रही है जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के प्रभाव है, वहां पर उनकी आबादी है। अब वो अनुसूचित क्षेत्र है, इसका मतलब है अब अनुसूचित क्षेत्र की अब जमीन भी नहीं ले सकते। इसे आप जरा सोच के देखो, हमारा देश, अरे भाई लोकतंत्र का मतलब यही है दोस्तों कि हमारा जल जंगल जमीन पर नियंत्रण रहे, यही तो डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है भाई और बहनों कि हम 5 साल में एक बार वोट केवल करते। 5 साल में एक बार वोट करना ये तो डेमोक्रेसी का नकारात्मक मतलब है, मतलब आंशिक मतलब है। भाई चलो, अरे हमने वोट कर दिया इसलिए चलो हमने 5 साल के लिए अपनी इच्छा किसी को दे दी और वो इच्छा पूरी करे, और नहीं पूरी करेंगे 5 साल के बाद गठसी में किसी और को सौंप दूंगा। नहीं, लोकतंत्र का तो हकीकत का मतलब है कि दोस्तों केवल ये नहीं कि पार्टी बना देना, दबाव समूह बना लेना। आम जनता के जो हाशिए पर है, वंचित हैं, उनके जल जंगल जमीन की रक्षा कर देना, यही लोकतंत्र का मर्म है। यही लोकतंत्र का अपने आप में मर्म है। इसलिए अब देखो 5वीं अनुसूची आ गई। अब इतना ही नहीं, आज की डेट में अगर संसद कोई भूमि अधिग्रहण करने कानून बना ले, नहीं कर सकती। तो 5वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है कि इस जनजातीय क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि के अर्जन और भूमि के हस्तांतरण का विषय 5वीं अनुसूची में बाकायदा दिया गया है। यानी जनजातियों की जमीन तो बड़ी महत्वपूर्ण रही है। और इसलिए हमने कहा कि 2008 में कानून बन गया है फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। तो आज की डेट में जनजातीय जमीन आप ले नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों देखोगे 1980 के बाद भारत में तमाम जगहों पे टाइगर रिजर्व बनाए गए। गिर फॉरेस्ट में, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में जरा सोचो, बीचों बीच, पूरे गिर फॉरेस्ट के बीचों बीच जनजातियों की आबादी है। सरकार उनको हटा नहीं सकती। ये डेमोक्रेसी है दोस्तों कि हाशिए पर रहने वाला व्यक्ति, जबकि हम सुनते हैं कि संसद देश की सबसे बड़ी विनिर्माण की संस्था है, संसद कानून सबसे बड़े होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक खास बात रखी गई है कि कैसे हम वंचित वर्गों के हितों को संरक्षित कर दें, क्योंकि अब हर आदमी फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए न्यायपालिका जा नहीं सकता, ना उसके पास पैसा है। यही तो दोस्तों सर्वसमावेशी लोकतंत्र का मतलब है। और अब आप कहोगे सर ये बताओ, भूमि के अर्जन, भूमि का हस्तांतरण कैसे किया जाएगा? क्या राष्ट्रपति बार बार आएंगे? क्या राज्यपाल बार बार आएंगे? आखिर में इसका प्रभाव कैसे होगा, ये तो आप बताओ। तो इसका प्रभाव ऐसे होगा,
इसलिए 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि एक होगा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, यानी जनजाति सलाहकार परिषद। और देखो दोस्तों, पिछली बार पीटी में आईएएस में पीटी में सवाल आया था कि 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि के अर्जन से, भूमि के हस्तांतरण से। ये पीटी में पिछली बार पूछा गया सवाल है प्रारंभिक परीक्षा में। तो यहाँ पे क्या किया गया है? जनजाति सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। और दोस्तों, इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 सदस्य होंगे और वो 20 सदस्य उस राज्य के विधानसभा के सदस्य होंगे जो अनुसूचित जनजाति से आएंगे। लेकिन इस 20 में 3/4 निर्वाचित, 3/4 कहां से आएंगे? विधानसभा से। और जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी जनजाति सलाहकार परिषद विधायकों से ही मिलकर बनती है, उस राज्य के विधायक। तो महाराष्ट्र के विधायक से मिलकर बनेगी। और यहाँ पे 3/4 सदस्य विधायक से आएंगे और बाकी को राज्यपाल मनोनीत करेगा। ये 3/4 का मतलब है जो 15 सदस्य, तो 15 सदस्य बाकी आएंगे, विधानसभा के सदस्य होंगे, उसके अलावा बाकी को राज्यपाल मनोनीत करेगा। और ये परिषद बनाने का काम इसलिए किया गया है, 5वीं अनुसूची में इसलिए कहा गया है कि अब मान लो कि कोई भी विधानसभा है, विधानसभा को कानून बना रही है, मंत्रिपरिषद को नीति का निर्माण कर रही है। तो कानून बनाने से पहले, नीति बनाने से पहले इस जनजाति सलाहकार परिषद से पूछा जाएगा कि भाई बताओ, आप कोई आपत्ति तो नहीं है, जनजातियों के हितों की अवहेलना तो नहीं हो रही है? ये कहेंगे नाना भाई कोई अवहेलना नहीं हो रही है, इनकी परमिशन से ही ये मामला आगे बढ़ेगा। ये फर्क है हमारे यहाँ दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो अनुसूचित क्षेत्र के राज्य हैं उनमें राज्यपाल को विशेष दायित्व दिया गया है। यानी आप जरा सोच के देखिए, इसलिए कहा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन कोई विकल्प नहीं है दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में खास बात है समाज के वंचित के व्यक्ति के हितों की चिंता होती है। तानाशाही में ऐसा हो संभव नहीं है। अब इसी के बाद हम आएंगे 6वीं अनुसूची। यह है शेड्यूल्ड एरियाज, 5वीं अनुसूची। अब जरा हम देख लें 6वीं अनुसूची। अब जरा बच्चों देखो, छठी अनुसूची, 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल का मतलब होता है, या देखो अनुसूचित क्षेत्र नहीं, ये है जनजाति क्षेत्र, ट्राइबल एरिया। ये ट्राइबल एरिया है जिसमें 5 राज्यों को रखा गया है, 4 राज्यों को। ये अनुसूचित यानी शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, 5वीं अनुसूची में शेड्यूल्ड एरिया। यह है ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया में जिसमें रखा गया है उसमें असम, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अब कहोगे यानी शेड्यूल 6 शेड्यूल में केवल 4 राज्यों को रखा गया दोस्तों, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इसका मतलब इसमें आप कहोगे नागालैंड में भी तो जनजाति आबादी है। तो आप कहोगे सर ये बताओ, 5वीं सूची में शेड्यूल्ड एरिया बनाया गया, 6वीं सूची में ट्राइबल एरिया बनाया गया, आखिर दोनों में ऐसा क्या फर्क है, दोनों में अंतर क्यों कर दिया गया? तो दोस्तों आपको बता दें, पूर्वोत्तर राज्य के जो राज्य है हमेशा अलग रहे हैं, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग रही है, उनका प्रभाव अलग रहा है। इसीलिए जो जनजाति एरिया है, जो ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पे जनजातियों की आबादी है। असम में सबसे कम है, फिर भी असम में जनजाति आबादी लगभग आप समझ लो 50% है। आधी आबादी मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे तो जनजातियों की आबादी 80% तक है, 90% तक है। मिजोरम में तो 90%, मेघालय में 90%। इसका मतलब है ये ऐसे राज्य है जहाँ जनजाति बहुमत में है, शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं। और शेड्यूल्ड एरियाज क्या है, मतलब ऐसे क्षेत्रों में जनजाति आबादी जहाँ मुख्य धारा में है, तो झारखंड, महाराष्ट्र, लेकिन ये केवल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है।
इसलिए 4 राज्यों को रखा गया। आप कहोगे सर अरुणाचल क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि अरुणाचल को विशेष हैसियत दे रखी गई है पहले से ही अनुच्छेद 371 के विभिन्न प्रावधान के हिसाब से। नागालैंड को 6 शेड्यूल में नहीं रखा गया। हाँ, मणिपुर कई बार मांग करता है कि हमें 6 शेड्यूल में रख दो। मणिपुर को नहीं रखा गया, लेकिन 371 के विभिन्न क्लॉज में उसको भी स्वायत्तता दी गई है। और नागालैंड को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि नागालैंड के लिए हमने अलग से स्वायत्तता दे दी है अनुच्छेद 371 ए के अनुसार। तो हमने 4 राज्यों को रखा। तो आप कहोगे सर 4 राज्यों को रखा तो क्या हुआ, इसमें खास बात क्या है? तो दोस्तों, जनजातीय क्षेत्र है, आखिर में क्या खास मिला असम को, मेघालय को, त्रिपुरा को? यहाँ है जनपद स्वायत्त परिषद, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल। ये जनपद स्वायत्त परिषद है और जनपद स्वायत्त परिषद यानी यहाँ बनेगी जनजातीय क्षेत्र में। आप ध्यान रखो 5वीं सूची में शेड्यूल्ड एरियाज में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है और ये है जनपद स्वायत्त परिषद जो बाकायदा आम जनता से निर्वाचित होगी। ये आम जनता से निर्वाचित होगी, इसका विधायकों से कोई संबंध नहीं है, आम जनता से निर्वाचित होगी। और स्वाभाविक रूप में जनपद स्वायत्त परिषद एक तरीके का संविधान के भीतर एक संविधान है और विभिन्न जनपद स्वायत्त परिषदों को मिलाकर हम क्षेत्रीय परिषद भी बना सकते हैं। तो 6 शेड्यूल में क्षेत्रीय परिषद का भी प्रावधान है, यानी क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद, रीजनल ऑटोनॉमस काउंसिल। जनपद स्वायत्त परिषद है, क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद है, इनका निर्वाचन बाकायदा आम लोग करेंगे, जनजातीय आबादी करेगी, इस तरीके से इसका निर्वाचन होता है। तो इसका मतलब फिर आप कहोगे कि जनपद स्वायत्त परिषद को शक्ति क्या दी गई है? तो शक्ति तो इतनी इनको महत्वपूर्ण दी गई है, शक्तियां हैं। पहला, ये जनपद स्वायत्त परिषद अपने लिए विधि का भी निर्माण कर सकती है। जनपद स्वायत्त परिषदों को प्रशासनिक कार्य दिए गए हैं, यानी ये पूछो क्या नहीं दिया गया है, वित्तीय कार्य दिए गए हैं और यहाँ तक कि न्यायिक कार्य तक दे दिए गए हैं। तो आप कहोगे सर ये कार्य बात थोड़ा समझ में नहीं आ रही है, ये शक्ति कैसे? तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जनपद स्वायत्त परिषदों को जो काम दिए किस क्षेत्र में, जैसे भूमि के क्षेत्र में, भूमि अधिग्रहण के क्षेत्र में। तो जनपद स्वायत्त परिषद है जो कानून बनाएंगी, कोई प्रावधान करेंगे, कहाँ करेंगे, किस विषय में करेंगे? भाई ठीक है, विधि का निर्माण समझ में आ गया, प्रशासनिक काम समझ में आ गया, वित्तीय, लेकिन किस क्षेत्र में, कहाँ? क्यों, राज्य का काम तो अलग है। तो यहाँ पे फिर 6ठी अनुसूची में लिखा गया भूमि अधिग्रहण के मामले में अल्प वन्य उत्पाद जैसे कि बांस, तेंदू का पत्ता, अल्प वन्य उत्पाद दोस्तों, गंभीर नहीं, मेजर फॉरेस्ट रिजर्व रिसोर्स नहीं, इनको माइंस पे अधिकार नहीं है, कोयले की खान, लोहे की खान, ये वन्य उत्पाद नहीं, तेंदू का पत्ता, बांस, क्योंकि आप जानते हो जनजाति जीवन इसी पर आर्थिक रूप में निर्भर होता है। उसके बाद यहाँ पे साहूकारी व्यवस्था, मनी लेंडिंग, साहूकारी व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए। और फिर झूम खेती, झूम खेती का दोस्तों संबंध झूम से नहीं होता। झूम खेती का मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो नॉर्थ ईस्ट में जंगल को जला दिया, खेती कर ली, फिर अगले जंगल को जला दिया। अब जरा सोच के देखो, आप तो कहोगे सर ये तो पर्यावरण का नुकसान है, पर्यावरण कानून का उल्लंघन है। यही तो स्वायत्तता दोस्तों है, 6ठी अनुसूची के राज्य हैं जहाँ पे कानून भी लागू नहीं होते। अगर आपको याद होगा, हमने पहले बता रखा है 6ठी अनुसूची के राज्यों में तो आईपीसी, सीआरपीसी तक के कानून लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये 6ठी अनुसूची का मूल काम क्या है? जनजाति सामाजिक परंपराओं और वैवाहिक परंपराओं को संरक्षित करना। सामाजिक परंपराओं, वैवाहिक परंपराओं को संरक्षित करना, ये 6ठी अनुसूची काम होगा। यानी अब ये सब, यानी जनपद स्वायत्त परिषद ये बताएगी कि भैया जनजातियों के मामले में कानून आप कैसे जमीन लोगे, क्योंकि बात ध्यान रखने की है दोस्तों, जनजाति समुदाय अलग होता है। जनजाति समुदाय की तो जमीन भी साझी होती है, इनका शिकार भी साझा होगा। कभी आप अंडमान में जाओ, आज भी जो वहाँ पे जारेवा जनजातियां हैं वो साझे शिकार करती हैं।
पूरा लाएंगे अपना सुअर उर मार के, फिर उसके बाद ताड़ी पिया जाएगा, एकदम से पार्टी होगी। ये बड़ा सामूहिक जीवन जीते हैं। इसलिए जमीन का कानून जो शेष भारत में चलता है यहाँ नहीं चल पाएगा। इसलिए दोस्तों इसका मतलब है संसद भी किसी विधि का निर्माण कर दे भूमि अधिग्रहण के मामले में, अल्प वन्य उत्पाद के मामले में, तो यहाँ फिर जनपद स्वायत्त परिषद की बात मानी जाएगी, संसद विधानसभा की बात नहीं, क्योंकि यहाँ भी राज्यपाल को विशेष अधिकार है, बिल्कुल 5वीं अनुसूची जैसा। यहाँ राज्यपाल को विशेष अधिकार है। राज्यपाल को विशेष अधिकार क्या है कि राज्यपाल किसी भी संसद या राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित विधि को इस क्षेत्र में लागू होने से रोक सकता है। बिल्कुल ये बात तो 5वीं अनुसूची ऐसी है। और खास तौर पर यहाँ रोक सकता है। और यहाँ भी दोस्तों संसद को किसी भी चीज में संशोधन का अधिकार है। तो 6ठी अनुसूची में परिवर्तन के लिए भी संसद के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि संसद सामान्य बहुमत से इसका बदलाव कर सकती है, संशोधन कर सकती है। इसका मतलब ये बात तो 5वीं अनुसूची ऐसी है। लेकिन 6ठी अनुसूची में जरा सोच के देखिए, झूम खेती से लेकर सामाजिक परंपराएं, वैवाहिक परंपराएं, साहूकारी व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण, पानी के सोर्स से कुल मिलाकर क्या कर दिया गया दोस्तों, 5वीं 6ठी अनुसूची से जनजातीय आबादी को जल जंगल जमीन पर अधिकार दिया गया है। और कमाल का शासन आप देखेंगे, एक तरफ हमारे यहाँ सांसद है, दूसरी तरफ विधानसभा का सदस्य है, तीसरी तरफ ये जनपद परिषद की इकाइयां हैं। और दोस्तों आगे हम पंचायती राज पढ़ेंगे, आपको इतनी बात याद दिला दी, यहाँ तक कि पंचायतों को जो शक्तियां दी गई हैं वो विधि के निर्माण की नहीं है। और यहाँ क्यों दिया गया विधि निर्माण की शक्तियां, क्योंकि अपनी परंपराओं को यही जानते हैं। अब यहाँ पे विवाह की परंपराएं अलग है, हमारे यहाँ जैसा थोड़ी है। इसलिए बात याद रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगने में कठिनाई ये भी है, समान नागरिक संहिता लगने में कठिनाई ये है कि हमने संविधान से 6ठी अनुसूची के राज्यों को विशेष दर्जा दे रखा है। यहाँ तक कि आपराधिक विधियां भी कोई बनाएंगे तो उसमें भी संसदीय विधि लागू नहीं होगी। यानी यहाँ पे तो आईपीसी सीआरपीसी कानून लागू नहीं होते, सामान्य नागरिक संहिता की बात तो छोड़ दो। ये हमारे संविधान की खास बात है जो अनुच्छेद 244 में 6ठी अनुसूची है, 244 क्लॉज 1 में 5वीं अनुसूची है। एक कमाल का प्रावधान किया गया है जहाँ स्वायत्तता दी गई है, यानी हर क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखा गया है। इसलिए भारत में ये बात ली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है भारत का संविधान अद्वितीय है, जबरदस्त है, जहां हमने हर हितों को ध्यान में रखा है। यही तो निर्जाति संघवाद है, तभी तो दोस्तों भारत एक हो पाया। इसलिए एकता का मतलब है समरूपता नहीं, विविधता में एकता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।